अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान, और आज के प्रोग्राम में दो सहाफ़ी और मेरे समेत दो सहाफ़ी और दो सियासी जी हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट आमना हसन शेख, जो मुस्लिम लीग नून रुकन पंजाब असम्बली हैं और ये गैर मतनाज़ा मखसूस नशस्तों पर मुंतखब हुई हैं पंजाब असम्बली की रुकन। और दूसरी तरफ हमें ज्वाइन किया है जनाब एडवोकेट शोएब शाहीन ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक। बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी ख़बरें शोएब शाहीन साहब। एक तरफ तो आलिया हमज़ा जो हैं वो तकरीबन 15 माह की कैद के बाद आपकी जो साबिक़ एमएनए हैं वो रिहा हो गई हैं आज, और लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 29 अगस्त तक उनको किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार ना करने का हुक्म दिया है। कैसे देख रहे हैं आप? समझ रहे हैं कि हवाओं का रुख बदल रहा है या फिर ये मामला उन मुकदमात का है जो शायद बग़ैर ठोस शवाहिद के बनाए गए थे? मेरा ख्याल है दोनों हैं। आप 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद अदलिया में आपने एक नई मोड़ और नई चेंज देखी है। जिस तरह 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने ख़त लिखा और जिस अंदाज से ये सारी तब्दीलियाँ आई, और उसके बाद आप देखें कि अब ये भी तो जिस अंदाज से चीज़ें चल रही हैं उसको भी तो आप मद्देनज़र रखेंगे। एक मुकदमे से या डिस्चार्ज होते हैं या एक मुकदमे से ज़मानत मिलती है, दूसरे मुकदमे में उठा लिया जाता है। जैसे सनम जावेद के साथ 14 महीने किया, इनके साथ 15 महीने के बाद इनको रिलीज़ होने का आर्डर मिला, और इनके साथ भी उसी तरह का सलूक हो रहा था जिस तरह बाकी लोगों के साथ हो रहा है अभी तक। तो मेरा ख्याल है कि जिसको कहते हैं ना, इनफ इज़ एनफ। अब अदलिया भी इसमें अपना रोल अदा कर रही है, और फिर लोगों का जो रुझान है, सारे जुल्म तशद्दुद और बर्बरियत के बावजूद लोगों का एक जो ट्रेंड है टुवर्ड्स पीटीआई, वो भी एक पब्लिक सपोर्ट, उसकी भी एक अहमियत है। और किसी केस में भी कोई जान है ही नहीं। इसी तरह के मुकदमात बनाए गए हैं, और जिस अंदाज से मुकदमात की एक तवील फहरिस्त है, एक मुकदमे से फारिग होता है बंदा दूसरे मुकदमे में उठा लिया जाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो द कंसिडरेशन। और लास्ट जिस तरह हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट चली बांग्लादेश की, मेरा ख्याल है उसका भी एक फैक्टर आई थिंक पाकिस्तान में संजीदा लोगों को सोचना चाहिए कि बिलाखिर ये अंजाम उनका भी उनके साथ हो सकता है। बहरहाल जी, बांग्लादेश के हालात तो कुछ और ही, उसका पस मंज़र भी कुछ और है। मगर आपके जो लीडर हैं बानी पीटीआई इमरान खान, उनकी तरफ से खबरें हैं अडयाला जेल से, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अगर ये साबित कर दें कि उनका कोई भी वर्कर 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है तो वो माफ़ी मांगने को तैयार हैं। तो उसकी तो सीसीटीवी के अलावा भी फुटेजेस मौजूद हैं, वीडियोज़ आ गई हैं, और आपके कई वर्कर्स जो हैं वो ख़ुद भी कहते हैं कि वो मौके पे मौजूद थे। तो फिर इसके बाद क्या मामला रह जाता है? फिर माफ़ी मांग ही लें फिर। नहीं मतीउल्लाह जान साहब, इसके 2 एस्पेक्ट हैं। पहली कंडीशन है कि हमसे माफ़ी मांगी जाए इमरान खान से, जो उनको किडनैप किया गया। दूसरी कंडीशन ये है कि जब सीसीटीवी फुटेजेस लाएंगे, कोई हमारा वर्कर आग लगाते हुए पकड़ा जाता है, नज़र आता है, और आग लगाने वाले असल किरदार कौन है वो उसकी तफ्तीश होगी। उस सामने आने के बाद अगर आप ये कह रहे हैं कि जो वो आग लगा रहा है, जो वर्कर लाहौर के कोर्ट कमांडर हाउस के अंदर जिनकी वीडियोस है, सनम की भी थी, उन्होंने इंटरव्यूज भी दिए, सब कुछ था, वो काफ़ी नहीं है आप ये कह रहे हैं? नहीं, काफ़ी इसलिए नहीं है। देखें, एक है एहतजाज करना। मसलन आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जिस गाड़ी में खदीजा शाह और अंदलीब अब्बास जा रही हैं, उस एहतजाज में जा रही है ना, आपने खदीजा शाह को 8 महीने रखा, अंदलीब अब्बास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बाहर आ गई। आपने कानून सबके लिए रखना है या मुख्तलिफ? ये सही है, मतलब सारों को अपने जेल में डालना चाहिए था। आप ये कह रहे हैं कि हमारे कुछ लोगों को जेल में डाला है, बाकियों को नहीं डाला, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि एहतजाज करना इज सेपरेट थिंग। एहतजाज के साथ आप आग लगाना एक दूसरा एलिमेंट है। एहतजाज करने लोग गए, एहतजाज करने, देखें पंजाब में सबसे बड़ी हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो थी डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो प्रेसिडेंट थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद चीख के कह रही है कोर्ट कमांडर हाउस के अंदर कोई नहीं जाएगा। अब वहां की सीसीटीवी फुटेजेस किसके पास हैं? वो ले आए, कौन उनको अंदर लेके जा रहा है, कौन उसको आग लगा रहा है,
और कौन उसके अंदर इलीगल एक्टिविटीज में है। एहतजाज करने के लिए आप किसी भी जगह पे चले जाएं, एहतजाज करना तो कोई जुर्म नहीं है। मैं और आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं, किसी ने आके खुदा न खास्ता आग लगाई है, तो जिम्मेदार वो एहतजाज वाले नहीं होंगे, आग लगाने वाला होगा, उसी को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आपके सामने एडवोकेट अमना हसन शेख आपने सुना, शेख शाहीन साहब ने उन्होंने तो बता दिया कि ये माफ़ी ऐसे नहीं है, उन्होंने तो शराइत इतनी सख्त रखी हैं कि फिर ना ही समझा जाए उनकी तरफ से। तो आप लोग वैसे ही खुश हो रहे हैं और ये चल रहे हैं, खबरें चल रही है कि खान साहब ने माफ़ी मांग ली और ये हो गया वो। देखिए, पहली बात तो यह है कि हम खान साहब की कहीं भी किसी बात पे ना खुश होते हैं ना अफसरदा, क्योंकि इनकी बात जो है वो हकीकत से बहुत बरअक्स होती है। कब यू टर्न ले लें, सुबह क्या कहें, शाम को स्टेटमेंट को बदल लें, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। थोड़े दिन पहले तक खुद को मुजीबुर रहमान बना रहे थे, आज कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के वो हसीना वाजिद हैं। तो ये बेसिकली ना एक दे आर फैसिनेटेड टू डिस्ट्रक्शन। जो भी रास्ता डिस्ट्रक्शन की तरफ जाता है ना, PTI वाले उस रास्ते को ढूंढते हैं पहले और फिर उस पर चलते हैं और फिर उस पर आवाम को भी चलाते हैं और समझते हैं कि हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। बट इनको ये समझ नहीं आ रही कि ये डिस्ट्रक्शन पाकिस्तान की भी डिस्ट्रक्शन है, यूथ की भी डिस्ट्रक्शन है, आने वाली नस्ल। चले, आप अब शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से खान साहब के बयानिए पे एतराज़ कर रही हैं, तो खुद नवाज शरीफ साहब भी तो कहते रहे ना कि शेख मुजीबुर रहमान गद्दार नहीं था, तो अभी भी वो इस मौके पे कायम है। मैं एतराज नहीं कर रही, वो तो यू टर्न नहीं लेते। देखें, मैं ये सबसे पहली नवाज शरीफ साहब कायम है इस मौके पे। नहीं, नवाज शरीफ साहब शेख मुजीब गद्दार नहीं था, बिल्कुल ये कहा था, लेकिन नो आई हैव सीन दोस वीडियोस, बट उन्होंने वो इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा था। जैसे उन्होंने कहा कि मैं वही करूंगा जो उन्होंने किया, मैं उनकी जैसी जंग लड़ूंगा, ये नवाज शरीफ साहब ने कभी नहीं कहा। ये तो खान साहब ने भी नहीं कहा। नहीं, खान साहब ने वो ट्वीट की थी कि हम उसी तरह की जंग लड़ रहे हैं और उसी हालात से हमारा सामना है, उन्होंने इस तरह की ट्वीट की थी। तो अगर यही उनका एजेंडा है कि उन्होंने मुल्क को तोड़ना है, पहले बहुत हद तक वो तोड़ चुके हैं। आपके ख्याल में जो बांग्लादेश में हुआ है, जो बांग्लादेश में हुआ है, आपका और आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? उसमें कसूर किसका था? हसीना वाजिद का था या फिर किसका कसूर? देखिए, वहाँ पे जो सिचुएशन है वो बड़ी अनफॉर्चुनेट है। जिस तरह की चीज़ें आवाम के साथ वहाँ पे की जा रही थी, जिस तरह कोटाज रखे जा रहे थे अपने लोगों के लिए, अपने लाडलों को हर पोजीशन दी जा रही थी, वो एक बड़ी लाडले नहीं, कौम के हीरो शोहदा के बच्चों के लिए कोटा रखा गया था। वो आपको भी पता है, यहाँ पे भी तो हम शोहदा के बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है चाहिए शोहदा के। तो फिर आपको क्या एतराज है बांग्लादेश में? देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा था वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी, लेकिन फिर भी मैं ये भी समझती हूँ कि जिस तरह से उनको निकाला गया वो भी ठीक नहीं है। अच्छा, हाँ। ठीक है, दोनों चीजें। हसीना वाजिद को इज्जत और एहतराम से निकालना चाहिए। आप उसको एक पॉलिटिकल चैनल के थ्रू करें, हमने भी निकाला ना इमरान खान साहब को, हाँ। एक डेमोक्रेटिक तरीके से निकाला। तो मैं तो देखिए, पहली बात ये है कि वी आर नोबडी टू इंटरफेयर और कमेंट ऑन अनदर कंट्रीज पॉलिटिकल सिचुएशन। पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं? पाकिस्तान में ऐसे हालात कभी पैदा नहीं होंगे और ना होने चाहिए। क्योंकि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की खराबी का जितनी भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, उन सब की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को जो है इज़्ज़त नहीं देते, हम डेमोक्रेसी को इज़्ज़त नहीं देते, और हम यही कहते हैं कि जी इमरान खान है तो पाकिस्तान है, इमरान खान नहीं है तो पाकिस्तान। अच्छा, खान साहब ये भी कह रहे हैं कि तमाम लीडरों का नाम मेरे समेत ECL में डाला जाए, कोई मुल्क से बाहर ना जाए। खान साहब, मैंने फिर वही वाली बात आ जाएगी कि खान साहब तो इस तरह के स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, उनकी कोई वेटेज तो नहीं होती। अभी इन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी है कि जी जो लोग हमला कर रहे थे कोर कमांडर हाउस पे, वो ज़्यादातर PMLN के लोग थे, और वो बहुत सारे लोग PMLN के कहने पे, अगर इनके वर्कर PMLN की सुन रहे हैं तो फिर शर्म का मुकाम तो इनके लिए, हमारे लिए तो नहीं है। अगर इनके वर्कर्स PTI के झंडे उठाए हुए लोग PMLN की बात सुने तो अफसोस इनके ऊपर है, हमारे ऊपर तो नहीं है अफसोस। जी असना साहब, क्या लग रहा है? अदालतों से रिलीफ तो मिल रही है, आज आलिया हमजा का केस भी डिसाइड हुआ, इमरान खान को भी जितनी सजाएं थी अभी तो मुअत्तल हो चुकी हैं। बाकर नजफी साहब ने रिलीफ दी है, जी जी, जिनको लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया था, और मिनट्स में ये आया कि जी उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। तो अब वो उम्मीद है कि मिनट्स में जी जो जुडिशल कमीशन के मिनट्स, उनमें जो 2 जजेस को सुपरसीड किया गया, अच्छा, उनमें ये था कि जस्टिस अली बाकर नजफी और जो दूसरे जस्टिस शुजात, उनकी जी लीगल फ्रेटर्निटी एंड जुडिशियल फ्रेटर्निटी। लेकिन अगर उनकी रेपुटेशन ठीक नहीं है तो उनके सामने जस्टिस आलिया ने ये केस लगाए क्यों? वही जस्टिस आलिया नीलम ने, जी बिल्कुल, जी जी, क्यों लगाए? तो वो लगाए और फिर रिलीफ भी मिला, ये भी तो हाँ, ये भी देखना। हाँ, तो अब किस बात पे आप एतराज? और ये नहीं तो रेपुटेशन, मेरा ख्याल है कि अब तो
जो जिस वजह से अब लाहौर हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस है, वो ये चेक करके रेपुटेशन नहीं आजकल वैसे लगाएगा। आपके ख्याल में किसकी रेपुटेशन के बुनियाद पे ये केस किसके पास लगना चाहिए? आजकल तो मतीउल्लाह जान साहब छुट्टियां हैं, जजेस बहुत कम है वहाँ लाहौर हाई कोर्ट में, जो अवेलेबल सीनियर जज होंगे उनके पास लगाया है, लेकिन मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ा आर्डर जबरदस्त किया है। आर्डर जबरदस्त, बावजूद इसके कि बकौल आपकी उनकी रेपुटेशन, वो मैं नहीं पूरे जुडिशल कमीशन कह रहा है, यूनानिमस कह रहा है। लेकिन ऑर्डर कैसे जबरदस्त कर दिया ये बताएं। ये फिर शोएब साहब से पूछ। शोएब साहब आप तो वेलकम कर रहे थे ना जस्टिस आलिया नीलम की एलिवेशन को, बल्कि जस्टिस जो बाकर नजफी है उनके आलिया हमजा के फैसले के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? बड़ा ज़बरदस्त फैसला है, असनाद तो कह रहे हैं। देखें, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त फैसला किया है और बेहतरीन फैसला किया है। देखें, एक चीज़ और जहन में रखें, लेकिन जुडिशल कमीशन का फैसला भी ज़बरदस्त और बेहतरीन था। नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें, विद रिस्पेक्ट टू ऑल ऑनरेबल जजेस, इस जज साहब के मुतालिक ये नहीं था कि कोई फाइनेंशियल खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम है, सॉरी, उनके मुतालिक ये था जो 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 चीज़ जनरली इनके मुतालिक परसेप्शन है वो ये है कि ये एस्टैब्लिशमेंट के क्लोजेस्ट समझे जाते हैं। अच्छा, ये कमीशन के रिकॉर्ड में ये चीज़ लाई गई थी, रेपुटेशन में। देखिए ना, कमीशन के रिकॉर्ड से बगैर तो हम बात नहीं करनी चाहिए ना। एक जनरल परसेप्शन, एक जनरल। अच्छा मतीउल्लाह जान, आप देखें इसमें अंदर एक सबक है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट की खिदमत करने वाले मुअज़्ज़ज़ जज साहब, जिसके ऊपर एक इतराज़ है या इल्ज़ाम है या जो भी है, कि अगर उसको सिर्फ इस वजह से आउट किया गया कि वो किसी की खिदमत गुजारी कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है आप उनके लिए भी सबक है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं और इंसाफ देना शुरू करें। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव चेंज समझा जाएगा उन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ से भी जिन्होंने ये फैसला किया, और उसके अलावा भी मेरा ख्याल है कि आगे भी हम ये तवक्को रखेंगे कि इंसाफ पे मबनी फैसले होंगे। तो आप ये समझते हैं कि जस्टिस बाकर नजफी को चीफ जस्टिस बनना चाहिए था? देखें, अगर तो आप मेरे से राय पूछे ना, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने सीनियरिटी प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखना है तो दैट इज़ प्रॉपर, लेकिन अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम है या इतराज़ है तो फिर आप उसको बतौर जज क्यों रिटेन करते हैं? चले, फिर कम से कम आप जुडिशल काउंसिल के जरिए, अगर आप वो कोई चीफ जस्टिस बनने के नहीं है, देखिए दो चीज़ें हैं, या कॉम्पिटेंस का लेवल प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल इश्यूज है या आज के फैसले पे तो आप खुश है ना कि बड़ा जबरदस्त फैसला किया आलिया? आज के फैसले पे हम खुश हैं, बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन मैं ब्रेक लेते हैं कि इस पे रूल्स बनाने की जरूरत है कि अगर किसी जज को आप सुपरसीड करते हैं तो वो सुपरसीडेड जज को फिर आप रिटायरमेंट का ऑप्शन की तरफ लेके जाएं, बजाय इस बात के कि वो जज रहने के अहल है, उस चीफ जस्टिस बनने के अहल नहीं है। इसके ऊपर कुछ बहरहाल ये सोचना पड़ेगा। आइन ना तो रिटायरमेंट की ऑप्शन देता है और ना ही जुडिशल कमीशन को उनको बगैर सबूत के इंक्वायरी के हटाने के अख्तियार है जुडिशल कमीशन को 209 के तहत। दोबारा एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद चंद दूसरे मामलात। PTI भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और इलेक्शन कमीशन भी। ये मामला क्या है और आने वाले दिनों में क्या पार्लियामेंट कोई हंगामी आइनी तरमीम करने जा रही है और उसके बाद क्या होगा? एक ब्रेक के बाद।